गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में धारा विद्युत जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन समझ चुके हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया है। नाउ उसके बाद हमने धारा घनत्व और अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी में डिफरेंस में रिलेशन संबंध हम देख चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसमें करंट और वोल्टेज संबंधित, ठीक है, विद्युत धारा और विभवांतर संबंधी कुछ किरचॉफ के नियम हैं, वो हम देखेंगे। किरचॉफ ने अपने करंट पर और वोल्टेज पर दोनों पर अपने अपने नियम बताए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। किरचॉफ का करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं KCL, इसका शॉर्ट नेम भी लर्न करिए KCL, ठीक है, जिसको हम किरचॉफ्स KCL भी बोलते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ्स लॉ ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, और इसे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। यानी कि आप याद रखिए, फर्स्ट लॉ करंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। किरचॉफ ने अपने 2 लॉज दिए थे। फर्स्ट वाला जो लॉ है वो करंट को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला वोल्टेज के लिए, जिसको हम KCL भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में हम इसे कहेंगे कि किरचॉफ का धारा संबंधी यानी करंट से संबंधी धारा संबंधी नियम, हिंदी में भी याद रखिए शॉर्ट टर्म में KCL ही कहा जाएगा, और में इसका एक और नाम होगा किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है। किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं। अब किरचॉफ ने अपना नियम क्या दिया उसे देखिए कि किसी भी विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट में जहां पर भी ऐसी संधि आती है, हम कहें कि जंक्शन पर या कोई ऐसा बिंदु जहां से कई सारी वायर या जंक्शन बनते हैं, मतलब करंट के वायर निकलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई जंक्शन आ जाए, ऐसा कोई पॉइंट आ जाए, बिंदु कहते हैं जिसे हम संधि बिंदु, जहां पर पूरे विद्युत परिपथ की कई सारी धाराएं आती एवं जाती हैं, ठीक है। मान लीजिए हम उदाहरण के लिए कुछ धाराएं ले लेते हैं। ये I1 है, ये I2, ये I3, I4 और I5। तो किरचॉफ लॉ ये कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी जंक्शन पॉइंट पर किसी परिपथ के बिंदु पर आने वाली जितनी भी करंट है उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। एल्जेब्रिक सम 0 का मतलब होता है कि आने वाली और जाने वाली है, तो अगर हम आने वाली को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और जाने वाली को हम क्या लेते हैं नेगेटिव, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये आ रही है और ये जा रही है, यानी I4 और I5 कितना होगा 0। इसे हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किसी जंक्शन पर आने वाली जितनी भी करंट होती है वो जाने वाली करंट के सम के इक्वल होती है, यानी कि आने वाली सारी करंट का सम
इक्वल होता है जाने वाली सारी करंट के सम के। ठीक है, तो बात एक ही हुई। अगर आप इस दोनों को अपोजिट रखेंगे, इक्वल टू के इधर आने वाली और इक्वल टू के उधर जाने वाली, या फिर सबका एल्जेब्रिक सम करके देखेंगे तो आपको हमेशा 0 मिलेगा, यानी आने वाली की डायरेक्शन पॉजिटिव और जाने वाली की नेगेटिव। तो इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। थ्योरी में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। थ्योरी में आप ये लिख सकते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट द जंक्शन पॉइंट मेंशन कीजिएगा द सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन। किसका सम कहाँ है? उन सभी करंट्स का जो कहाँ आ रही है, कमिंग टू दी जंक्शन। ठीक है, तो कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। वो सारी करंट जो कहाँ फ्लो कर रही है, जंक्शन से दूर जा रही है। ठीक है, उनका सम आपस में इक्वल होता है, या इन शॉर्ट हम ये कहते हैं द एल्जेब्रिक सम of all the current coming and going to the junction point is equal to 0। ठीक है, हिंदी में हम ये कहेंगे कि किसी परिपथ में किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का, आने वाली और जाने वाली दोनों ही समस्त धाराओं का योग 0 होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली समस्त धाराओं का योग जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में समेशन I इक्वल टू 0, यानी आने वाली प्लस जाने वाली सबका योग कर देंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए? 0। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, जिसको KCL कहते हैं। अब यहाँ पर सेकंड लॉ देखेंगे हम। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, मन से मेंशन किया। आप चाहे तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांचेस शो कर दीजिए। अपनी मर्जी से कुछ करंट को आउटवर्ड ले लीजिए, कुछ इनवर्ड ले लीजिए, या I1, I2, I3, I4। हमें नहीं पता एक्चुअली वैल्यू क्या है, तो हम I1, I2, I3, I4, I5 ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। I6। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? आने वाली को एक साइड लेना है, इक्वल टू जाने वाली सभी का एक साइड सम करना है। ठीक है, तो ऐसे कभी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है जो किरचॉफ ने बताया था। आप एक साइड ले लेंगे तो सभी माइनस में आ जाएंगे, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा KCL लॉ जो काफ़ी इजी है। अब हम पढ़ेंगे KVL लॉ, किरचॉफ सेकेंड लॉ। ये भी कहते हैं इसे KVL भी कहते हैं शॉर्ट में, KVL KCL। ठीक है, और साथ ही किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, किरचॉफ का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा था वोल्टेज के रिगार्डिंग है, तो इसमें कहा है कि द नेट पोटेंशियल ड्रॉप और सम ऑफ EMF इन अ क्लोज्ड मैश इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसके अंदर टोटल जितना भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब हमने जितने भी उसमें बैटरीज लगाई है या सेल लगाया है, उन सभी का जो भी पोटेंशियल हमने उस सर्किट को दे रखा है। ठीक है, उन सभी का सम, यहाँ पर हम इसे EMF वर्ड से भी रिप्रेजेंट करेंगे, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी कि EMF क्या होता है। ठीक है, तो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसका, पूरे सर्किट के अंदर, उन सभी का हम सम कर देते हैं। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? उस पूरे सर्किट के अंदर जितने भी करंट और उसके इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है, यानी रेजिस्टेंस और उसके इक्विवेलेंट जो करंट है, उनके प्रोडक्ट के सम के, जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे कि समेशन E इक्वल टू, यानी पूरे सर्किट में जितने भी सेल बैटरीज लगाई है उन सभी का पोटेंशियल, सभी का EMF लेना है आपको। ठीक है, E इक्वल टू, जैसे मैंने कहा मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो यहाँ पर 6 क्या है? E है। ठीक है,
तो पूरे सर्किट में से जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है जहाँ जहाँ भी, उन सभी का सम करेंगे और इक्वल टू समेशन IR, यानी कि पूरे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस में से जो फ्लो होने वाली करंट है उनके सभी के प्रोडक्ट करके, जितने भी ऐसे रेजिस्टेंस और करंट है उन सबका प्रोडक्ट करके वो टोटल EMF जो सर्किट में गिवन है उसके इक्वल होता है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आप पहले इसे समझ लीजिए, फिर इसकी थ्योरी लर्न करिए। थ्योरी में आपको इसी स्टेटमेंट को थ्योरी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करना है। द नेट पोटेंशियल, नेट का मतलब है हमने सबका सम कर दिया, टोटल पोटेंशियल जो हमने किसी भी सर्किट में दिया है, द नेट पोटेंशियल ड्रॉप, और हम ये कह दे सम ऑफ EMF, दोनों एक ही वर्ड है। नेट पोटेंशियल मतलब टोटल पोटेंशियल और सम ऑफ EMF मतलब जितनी बैटरी और जो भी लगाया उनके सभी के जो पोटेंशियल होंगे, ठीक है, उनका सम करना है। तो द सम ऑफ EMF इन अ क्लोज सर्किट, किसकी कंडीशन क्या है कि आप जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं, जिस भी विद्युत परिपथ की बात कर रहे हैं, वो हमेशा बंद होना चाहिए, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम यानी कि सभी के योग, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और करंट के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा। अगर हिंदी में कहे तो हम ये कहें कि किसी भी परिपथ में, विद्युत परिपथ का बंद जाल, यानी कि हमें इतना पता होना चाहिए कि परिपथ खुला ना हो, बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली धारा और उसके संगत जो भी प्रतिरोध है उनका जो गुणनफल होगा, उन सभी का जो बीजगणितीय योग, ऐसे जितने भी धारा और प्रतिरोध है उनके गुणनफल के बीजगणितीय योग, ठीक है, सभी का योग उस परिपथ के अंदर कुल विद्युत वाहक बल, मतलब जितनी बैटरियां हमने लगाई हैं, ठीक है, कुल विभवांतर बोल दें, या फिर अभी मैं आपको समझाऊंगी विद्युत वाहक बल क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, उस विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक EMF मैंने यहाँ लगा दिया, इसका नाम E1 रख देते हैं, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक और E2 वोल्ट का EMF हमने यहाँ लगा दिया, ये एक हमने इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया, ठीक है, जिसका नेम हमेशा क्लोज है ना, क्लोज है इसलिए हमें इसका नेम देना पड़ेगा, ABCDEF। और जब भी आप जिस सर्किट को बात करेंगे, मतलब आप क्लोज लूप की बात करेंगे, लूप मतलब सर्किट है ये इतना बड़ा, अब सर्किट में ऐसे कितने भी क्लोज लूप है, देखो ABCEFA, ये एक पहला क्लोज लूप हो गया, दूसरा है BCDEB, ये दूसरा क्लोज लूप है, ठीक है। तो इसमें हम लूप वाइज सॉल्व करते जाएंगे 1 बाय, ठीक। तो E1 के कारण जो करंट फ्लो होगी वो किस तरफ होगी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होती है। तो मान लीजिए यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है, अब ये I1 फ्लो होती हुई यहाँ तक पहुँची, यहाँ पहुँचने के बाद ये E2 है, E2 का भी पॉजिटिव साइन इस तरफ है, यानी कि यहाँ से करंट निकलेगी I2। अब ये जंक्शन है, मैंने अभी आपको बताया कि जंक्शन पर आने वाली सारी करंट किसके इक्वल होती है, जाने वाली करंट के। तो यहाँ जाने वाली कौन सी होगी, जब दोनों साइड से आ रही है तो तीसरी साइड से ऑब्वियसली हो जाएगी, है ना। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जंक्शन पे सभी तरह से सिर्फ आने वाली होगी, ऐसा होगा तो वो जंक्शन फूट जाएगा, सारी करंट यहाँ आ जाएगी तो जाएगी कहाँ से, ठीक है। तो अगर ये दो जगह से आ रही है तो तीसरा ये जंक्शन बन रहा है ना, तो आने वाली और जाने वाली दोनों का सम किसके बराबर होगा, जाने वाले दोनों आने वाली का सम जाने वाली के बराबर होगा, यानी I1 और I2 दोनों का सम यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी इस ब्रांच में वो किसका सम होगी, I1 और I2 का, ठीक है। ये इसमें से पास हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी, यहाँ आने के बाद मुझे पता है कि इस सर्किट के अंदर, इस लूप के अंदर कौन सी करंट जा रही है, I1 मान लेते हैं, और इसके अंदर कौन सी जा रही है, I2 जा रही है, क्योंकि यही करंट I1 इसका नेगेटिव टर्मिनल पे आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर I1 इस ब्रांच के अंदर और इस ब्रांच के अंदर, ये वाली इस वाली ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस ब्रांच के अंदर I1 I2 है, और इस वाली जो ब्रांच है इसकी पर्टिकुलर ये I2 होगी। ऐसे टर्मिनल यहाँ से I2 निकली है ना, तो ये I2 कहाँ तक पहुँचेगी, बैटरी के नेगेटिव तक,
और ये I1 जो यहाँ से निकली है ये भी बैटरी के नेगेटिव तक पहुँचेगी, इसलिए इन ब्रांच में I1। तो अब केस यहाँ बनता है कि यहाँ तक तो क्या आया, I1 प्लस I2 आ गया है, ठीक है। यहाँ पर फिर जंक्शन हो रहा है। अब ये I1 प्लस I2 है, तो मुझे पता है कि ये I2 इधर से निकली है प्लस से, तो इसका कहाँ आएगी, ये नेगेटिव पर आएगी। तो ये I1 I2 यहाँ आ गई, यहाँ से I2 इस तरफ आ गई अंदर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से ऊपर की तरफ क्या चली गई, I1 जो वापस नेगेटिव टर्मिनल पे जा चुकी है, ठीक। तो इस तरह हमने एक सर्किट को पहले ड्रॉ किया और इसका नेम आप R1, R2 और R3 दे दीजिए, ठीक है। तो इस तरह हमने सारी करंट के पाथ को डिसाइड कर लिया अकॉर्डिंग टू जंक्शन एज वेल एज लूप, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हमें ये लॉ, ये वाले स्टेटमेंट को लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी EMF होंगे उनका सम उस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है और उसके इक्विवेलेंट करंट है उनके प्रोडक्ट के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है कि जितने भी विद्युत वाहक बल है यहाँ पर उनका सबका योग करेंगे तो वो किसके बराबर होंगे, उस बंद जाल के अंदर, बंद जाल मतलब लूप, ठीक है। उस लूप या बंद जाल के अंदर वो सभी जितने भी करंट और प्रतिरोध हैं, धारा और प्रतिरोध, उनका गुणनफल का योग उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर पहला बंद जाल या फिर लूप कहते हैं इसे। कौन सा बंद जाल लेंगे, पहले हम A B E F और A B E F। आप कुछ लोग ऐसा करते हैं A B E F तक छोड़ दिया, आपको अगेन F तक A तक लिखना है, तभी समझ में आएगा कि वो बंद जाल है, क्योंकि A से शुरू हो रहा है और A पर आकर खत्म होगा, ठीक है। तो बंद जाल या लूप दिखाने के लिए A से शुरू करके A पर आपको खत्म करना है। तो A B E F में क्या दिख रहा है, कितने EMF दिख रहे हैं, उनका सम करना है। तो देखो पहला आप किस तरफ से चल रहे हो, A से B, आपके चलने की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। अब आप जैसे चल रहे हो, मतलब आपने कैलकुलेशन A से B की ओर किया है, B से C की ओर किया है, C की नहीं E की ओर किया है, और E से F की ओर किया है, फिर A की ओर है, मतलब आपकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। अब आपको जो भी डायरेक्शन के साथ मिल रहा है उसको आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, और आप जहाँ चल रहे हो उसके अपोजिट आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आपको कैसे लेना है, नेगेटिव। सिंपल कंसेप्ट है। तो हमने कौन सा लूप डिसाइड करा है, A B E F A, ये हमने डिसाइड किया है। तो हम A से B की तरफ, पहले A से B की तरफ आते, फिर B से E की तरफ। तो A से B की तरफ कुछ नहीं है इस ब्रांच में, पूरी तरह से खाली है। पहले हम E की बात कर रहे हैं, है ना, IR की बात नहीं कर रहे हैं। A से B की तरफ कुछ भी नहीं है, B से E की तरफ EMF E2 है, लेकिन हम ऐसे जा रहे हैं और इसका पॉजिटिव साइन, मतलब इसमें इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस तरफ है, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, तो हमें माइनस E2 लेना है, ठीक है। फिर से देखिए, बैटरी में जहाँ से भी जिस तरफ आप जाते हैं वो टर्मिनल लिया जाता है। जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं ना B से E की ओर, तो पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो आप, नेगेटिव की तरफ, मतलब आप ऐसे चल रहे हो तो इसको क्या लेना पड़ेगा हमें, नेगेटिव, ठीक है। प्लस इस ब्रांच में कुछ नहीं है, और इस ब्रांच में आप E से A की ओर जा रहे हो, मतलब आप नेगेटिव से कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव की ओर, ऐसे चल के जा रहे हो। अभी आप नेगेटिव साइड हो और आपको कहाँ जाना है, F से A की ओर, मतलब यहाँ पॉजिटिव साइड जाना है। तो प्लस E1 कर दिया इक्वल टू, अब ये इस पूरे लूप के अंदर जितने EMF थे वो आपने नोट कर लिए। अब आपको इस पूरे लूप के अंदर जितने भी I और R का कॉम्बिनेशन है वो निकालना है। मतलब आप A से B की तरफ गए, यहाँ R नहीं है, B से E की तरफ गए तो आप ऐसे जा रहे हो, आपका रास्ता किधर है, B से E की तरफ, ठीक है। जबकि करंट कैसे आ रही है, सामने से ऐसे उल्टी आ रही है, आप ऐसे जा रहे हो, करंट ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर आप I2 R2 का मल्टीप्लाई तो कर ले, ठीक है, लेकिन आगे क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि ये I2 इधर से आ रही है और आपका पाथ इधर है, ठीक है। तो दोनों का प्रोडक्ट तो होगा, प्रतिरोध और धारा का गुणनफल तो होगा, पर उनकी दिशा हमारे जो बंद जाल की दिशा के विपरीत है, यानी कि माइनस I2 R2। प्लस फिर आप E से F की ओर जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, और F से A की ओर धारा की दिशा भी I1 यहाँ है, हमारी जाने की दिशा भी यही है, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, I1 R1। मतलब मैंने यहाँ प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमारी दिशा जाने की, बंद जाल की दिशा मतलब, और धारा की दिशा, ये दोनों
बराबर हैं, इसलिए धनात्मक रहेगा। ठीक है, कुछ भी यहाँ विपरीत नहीं है। तो फाइनली क्या हुआ, पहले बंद जाल का क्या बना, E1 माइनस E2 इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। ठीक है, ये पहली समीकरण बन गई। अब आप सेकेंड लूप की बात करते हैं, तो बंद जाल यानी कि लूप, नाम पढ़िए इसका BCD EB, यानी B से शुरू हुआ, D E और B पे खत्म। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखिए, आप इस ब्रांच की बात कर रहे हैं, पहले B से C जाइए, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। C से D की तरफ अभी नहीं है, क्योंकि अभी हम पहले EMF जोड़ते हैं। D से E की तरफ कुछ नहीं है, और E से B की तरफ दे रखा है, लेकिन आप यहाँ E से B में किस दिशा में जा रहे हो, इस तरफ, और नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, इसका मतलब है E2 पॉजिटिव आएगा। इक्वल टू, और तो कुछ है ही नहीं, एक ही EMF है। यहाँ पर दो थे तो दोनों को लिख दिया, इस नीचे वाले में एक ही है तो एक लिख दिया। अब आप करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट निकाले, धारा और प्रतिरोध का। तो देखिए इधर से ही शुरू करते हैं, B और C से कुछ नहीं है, C और D में एक रेजिस्टेंस है R3, तो C से D की ओर जाना है हमें, तो हमारे बंद जाल का रास्ता भी यही है, प्लस करंट का जो रास्ता है वो भी यही है। तो यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्या लेंगे, R3, और करंट की वैल्यू ली हमने I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पर गए, इधर कुछ नहीं है, और यहाँ पर देखेंगे इस तरफ देखने पर करंट की डायरेक्शन भी इस तरफ है, और E से भी हमें जाना भी इस तरफ है, तो I2 R2। ठीक है, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव I2 R2। ठीक है, दो ही रेजिस्टेंस थे, दोनों ही हमारी लूप की डायरेक्शन में। ठीक, तो फाइनली E2 इक्वल टू I1 R3 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2। आपको इसे अरेंज करके लिखना है, तो I1 R3 प्लस यहाँ से I2 कॉमन लिया, तो R2 प्लस R3 ब्रैकेट में I2। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। बस यहीं तक हमें स्टॉप करना है। यही रूल हमें किरचॉफ ने सिखाया है कि आप कैसे इसे सॉल्व करने के लिए, जब आप इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, उसमें सर्किट को रिजॉल्व करना होता है, तो हम इस KVL KCL लॉ का यूज़ करते हैं। तो अभी आप जस्ट बेसिक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको 12th में करंट का ये किरचॉफ रूल है KVL KCL, इसका इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी होते हैं। तो अभी आपको सिर्फ लूप बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।